मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बोला था कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी के थ्रू बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस करना है तो हमें डेट पे जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आप जब डेट पे जाते हो ना तो आप अपना बेस्ट देते हो। तो अगर आप डेट कर ही रहे हो तो उसको आप कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज करो। एक एस्पिरेंट होता है, तैयारी करता है, क्रांतिकारी बन जाता है। एस्पिरेंट से जब मैं अधिकारी बनूंगा ये कर दूंगा, बट जैसे ही वो बनता है एस्पिरेंट से ऑफिसर बनता है तो क्या वो अपनी प्रायोरिटी सेम रखता है? तो जब आप क्रांतिकारी दुनिया से निकल के प्रैक्टिकलिटी में आते हो तो बहुत ढेर सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैं काम कर रहा हूँ एक्चुअली सही, जेन्युइन, बट जो तरीका है मेरा ना वो गलत है, वो सबको इनकन्वीनियंस में डाल रहा है। एक इंटरव्यू में भी आपने बताया था कि आपने शाहरुख खान की फिल्म फेयर की एक स्पीच सुनी थी जो आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रही थी। तो वो स्पीच आपके लिए कैसे इंस्पायरिंग रही और एंटरटेनमेंट जॉनर आपके लिए कैसे एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा? उन इंटरव्यूज़ में ना मुझे जो एनर्जी मिलती थी वो मिलती थी कि एक बंदा कितना ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है, उसकी विल पावर कितनी ज़बरदस्त है। एज अ IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह कल के डेट में यही एग्जांपल सेट करना चाहता है कि एक IAS अधिकारी भी बॉलीवुड्स में जा सकता है, उनके बहुत सारे हॉबीज है, उसको फॉलो कर सकता है। क्या है ना, मैं तो अपनी सिर्फ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, एग्जाम्पल अपने आप सेट हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार। तो आज के इस जो स्टॉक्स के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो अपनी रील और रियल लाइफ दोनों में ही शूटिंग करते हैं, कि ना ही सिर्फ एक IAS अधिकारी हैं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक मॉडल और एक उभरते हुए कलाकार भी हैं, एक अभिनेता हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे IAS अभिषेक सिंह का। आज के इस सेशन की शुरुआत में सर मैं अपने एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। एक फेज़ आया जब ब्रेकअप हुआ, डिप्रेशन के फेज़ में भी आप गए। तैयारी के दौरान वो सब देखने के बावजूद आप वो उदाहरण बन जाते हैं एक बहुत बड़े यूथ का जो सक्सेस शायद पा सकता है। हमें आपसे वो सब जानना है कि किस प्रकार आपने अपनी सक्सेस को हासिल किया इतने उतार चढ़ाव देखने के बावजूद। जब आप डिप्रेशन में होते हो ना, चाहे आप किसी भी वजह से डिप्रेशन में हो, तो जब आप हर दिन सुबह उठते हो, मुझे ऐसा लगता था, आई थिंक जितने भी लोग ऐसे होंगे वो रिलेट कर सकेंगे, तो एक तो नींद नहीं आती, नींद बहुत मुश्किल से आती है, और जब नींद आ जाती है और जब अगले दिन सुबह होती है तो इनिशियली 5-6 सेकंड 10 सेकंड तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप सुबह उठते हो, फिर एकदम से ख्याल आता है कि यार आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, और आप एकदम से डिप्रेस हो जाते हो। फिर लगता है यार शिट, मैं तो उसी ज़िंदगी में हूँ जहाँ पे मैं कल सोया था। तो आप चाहे अगर एग्जाम में फेल हुए हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई हो, या आपको किसी भी बात का दुख हो, तो आप जब सोते हो, जब आप उठते हो तो आपको लगता है कुछ एक नई ज़िंदगी चालू हुई है, कुछ तो नया शुरू हुआ है, कुछ नया सवेरा है। बट एकदम से याद आता है अरे नहीं यार, ये तो फिर वही है, फिर से वही रूटीन है। तो एकदम से आप इतने डिप्रेस्ड फील होते हो 10 सेकंड के अंदर अंदर ही सुबह सुबह, और उसके बाद फिर वही प्रोसेस पूरे दिन भर चलता रहता है। फिर आप उसी मूड में पूरे दिन भर रहते हो, और एक ये विशेष सर्कल बन जाता है कि आप ना उससे बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि आप कुछ अच्छा कर नहीं पाते, कुछ और आप कर नहीं पाते, तो आपका ध्यान भटक नहीं पाता वहां से। तो आप फिर से वही सोचते हो, फिर से और दुखी होते हो, रोते हो, बैठे रहते हो कमरे में गुमसुम से। आपसे जो मिलता है आप उसको भी डिप्रेस कर देते हो, तो वो भी छोड़ के भाग जाता है। तो कौन एक डिप्रेस आदमी से मिलने आएगा? 1-2 बार तो कोई मिल भी ले, उसके बाद फिर बंदा कहता है भाई इसका कुछ नहीं होने वाला, इसको छोड़ दो। तो मैंने भी कोशिश तो इनिशियली ऐसे ही करी थी कि अपना ध्यान ना यहाँ से हटाऊं और डिप्रेशन को दूर करूं, बट वो हो नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कुछ और करके देखते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट वर्किंग। और आप ना जब एक कंटिन्यूअस लंबे पीरियड के लिए डिप्रेस हो जाते हो ना, तो बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं आपके बिहेवियर में, क्योंकि लोगों के बिहेवियर में चेंज आने लगता है, तो लोग भी आपको डिस्कार्ड कर देते हैं एक तरीके से। तो मैंने सोचा कुछ तो अलग करना पड़ेगा, वरना होगा नहीं। आप तो फिर आप यू आर टेंडिंग टुवर्ड्स सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगती है। आपको लगता है मैं जिंदा ही किस लिए हूँ, क्योंकि हर दिन अगर सुबह उठ करके यही चीज़ देखनी है, यही झेलना है, तो फिर इससे आसान तो मौत है, फिर वही कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि हमें ना ये करने की बजाय कि मैं एक इससे ध्यान हटाने की बजाय मैं किसी और तरफ को ध्यान लगाता हूँ,
अगर वो ज़्यादा पावरफुल हो गया तो शायद इसकी तरफ से ध्यान हटा करके वो उधर लेके चला जाएगा। तो मैंने सोचा कि ध्यान में ऐसी क्या चीज़ लेकर के आए जो इतनी बड़ी हो, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इतनी ज़्यादा मेरे को अपनी ओर खींचे। तो वो मुझे लगा कि मुझे अपना करियर बनाना चाहिए सबसे पहले, ताकि मैं रेलेवेंट बन सकूं लोगों की निगाहों में, लोग मुझे इज्जत से देखें। क्योंकि जितना ज़्यादा मैं लोगों से अपेक्षा झेल रहा हूँ, लोगों से जो जिस तरीके का बिहेवियर अभी कर रहे हैं मेरे साथ, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आई वॉन्टेड पीपल टू वेलकम मी। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी एक स्टैंडिंग रहे समाज में, सोसाइटी में। तो करियर में मुझे लगा मैं सब पढ़ाई में अच्छा हूँ। फादर मेरे शुरू से ही कहते थे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, यही करना था। तो इसलिए मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन में अपना ध्यान लगाया। और वो जैसे 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 धीरे धीरे पढ़ाई होती गई, हालांकि डिप्रेशन में पढ़ाई करना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मतलब आप और तो कुछ कर सकते हो, आप नाच गाना कुछ भी कर लो, डांस क्लास कर लो, जिम कर लो, बट पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि दिमाग से डिप्रेशन और दिमाग से ही पढ़ाई करनी है। तो मैंने सोचा यार मैंने उठाया भी तो क्या उठा लिया, ये तो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ उठा ली। बट मैंने कहा अब एक बार उठाएं, अगर इसको छोड़ दिया ना तो फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। फिर तो मुझे लगेगा कि यार मैं सच में वाकई बहुत बड़ा लूज़र हूँ कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने पढ़ाई शुरू करी, और पढ़ाई जैसे 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 होती गई, एंड मुझे सिर्फ हेल्प इस चीज़ की मिली कि आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। तो पढ़ाई में मेरी हैबिट थी पढ़ाई करना। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता था, बट मेरी हैबिट में था पढ़ाई करना, क्योंकि पापा ने इतना मार मार के पढ़ाया था मुझे बचपन से, तो पढ़ने की हैबिट बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो पढ़ाई जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे मुझे लगता गया कि शायद अब मैं आईएएस बन जाऊं। तो मैं धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आता गया। हेलो सर, मेरा नाम कनिष्का है। मुझे पूछना था कि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बोला था कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी के थ्रू बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस करना है तो हमें डेट पे जाना चाहिए। तो सर जैसे ये आपके लिए बहुत फेवरेबल रहा है क्योंकि आपकी वाइफ भी आईएएस है, आपने यूपीएससी के दौरान उनको डेट किया, पर कुछ लोगों को लगता है कि ये सब डिस्ट्रैक्शन है, कि प्रिपरेशन के समय हमें ये नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए क्या सजेशन होगा कि वो अपने बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस करे अपनी पर्सनालिटी एनहांस करके? सही इंसान को डेट करें। वो बहुत ज़रूरी है। सी मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आप जब डेट पे जाते हो ना तो आप अपना बेस्ट देते हो। आप लड़का हो या लड़की, आप जब भी डेट पे जाते हो आपको लगता है कि यार मेरे को ना आज इस अगले बंदे को इम्प्रेस करके आना है। चाहे मैं अपने लुक से इम्प्रेस करूं, चाहे मैं अपने इंटेलिजेंस से इम्प्रेस करूं, चाहे मैं अपने नॉलेज से इम्प्रेस करूं, कैसे भी इम्प्रेस करूं, लेकिन मैं आज इसको इम्प्रेस करके आऊँगा या आऊँगी। तो अगर आप डेट को ना, क्योंकि आप अगर आप अच्छे हो, गुड लुकिंग हो, अच्छी पर्सनैलिटी है, तो किसी न किसी को तो डेट करोगे ही ना। तो अगर आप डेट कर ही रहे हो तो उसको आप कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज करो। तो फिर आप अपने पार्टनर से पूछो कि बॉस ये जो मैं करता हूँ ये आपको पसंद आता है क्या, ये अच्छा है या ये बुरा है। और लड़कियां एक्चुअली सबसे बड़ी क्रिटिक होती हैं। एक मेरा रूममेट था, हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो कहता था कि बॉस मैं तो अहमदाबाद इसलिए छोड़ गया, अहमदाबाद से था, तो कहता मैं बॉस अहमदाबाद इसलिए छोड़ के करके आ गया क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोलती थी तू कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगा मैं वहां रहूंगा तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो अगर आपका पार्टनर आपको क्रिटिसिज्म आपको कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप उसको पॉजिटिवली लो। आप देखो कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे थोड़ा और बेटर कर सकते हो। जैसे उसको तो उसकी मम्मी ने कह दिया था कि बेटा तू सबसे अच्छा है, तेरे को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वो बोलती है वो लड़की पागल है। तो ऐसे ऐसे नहीं मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी, थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए अपने को, और हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर। वो कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीरदास जी या रहीमदास जी ने, कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो आप क्रिटिसिज्म को जितना ज़्यादा अच्छे से कंस्ट्रक्टिवली अपनाओगे, आप अपने आप को और बेटर कर सकोगे। सर मेरा नाम हिमांशु है। ये क्वेश्चन थोड़ा यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड है कि जैसे एक एस्पिरेंट होता है, तैयारी करता है, क्रांतिकारी बन जाता है। एस्पिरेंट से जब मैं अधिकारी बनूंगा, ये कर दूंगा,
ये कर दूंगा, ये चेंज ले आऊँगा, पैशन हो जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करता है। बट जैसे ही वो बनता है, एस्पिरेंट से ऑफिसर बनता है, तो क्या वो अपनी प्रायोरिटीज सेम रखता है वही कि हाँ, जो उसने सोचा था कि मैं ये चीज़ लाऊंगा, ये करूंगा, या उसकी प्रायोरिटीज ड्विंडल होती रही? जो क्रांतिकारी का जज्बा होता है ना, वो एक जोश होता है, और उस जोश को हमेशा सलाम करना चाहिए। बट जो क्रांतिकारी होने का जो एक प्रक्रिया होती है ना, वो क्या है, प्रैक्टिकलिटी से होकर के गुजरती है। मैं ना यहाँ पे दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट है, अभी उस डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूँगा, तो मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था। तो एक दिन शाम को मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरे एसडीएम आए और बहुत दुखी थे। तो मैंने बोला क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सर मैं अभी गया था, आपने मुझे इंस्पेक्शन के लिए भेजा था, इस लैंड पे गवर्नमेंट लैंड है और यहाँ पे एक बंदा कब्जा करके बैठा हुआ है और उसने मेरे से बदतमीजी कर दी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है। मैंने कहा उसको तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर कराओ और देखते हैं उसको क्या करना है। तो उसने कहा कि सर लेकिन मैं ना एफआईआर नहीं कराऊंगा। मैंने क्यों? कहते सर वो गुंडा है और फिर मैं एफआईआर करा के मैं ही फंस जाऊंगा और पुलिस बुलाती रहेगी, मुझे बार बार कोर्ट बुलाती रहेगी और मैं कहाँ इस सब के चक्कर में पड़ूंगा। तो मैंने कहा भाई आपने आकर के फिर मुझे बोल क्यों रहे हो अगर आपने कुछ करना ही नहीं है तो? कहते नहीं सर मैंने तो असली आपको बोला क्योंकि मैं आपके आदेश से गया था और वैसे तो आपके आदेश की तौहीन हुई है, तो आपने मुझे बोला, मैं गया और मुझे मेरे साथ बदतमीजी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा आपने वहाँ पे देखा एनक्रोचमेंट है? उन्होंने कहा हाँ सर एनक्रोचमेंट है। तो मैंने कोई नहीं, अब उसकी एनक्रोचमेंट डिमोलिश करते हैं, आप चिंता मत करो, आप बैठो और आप कुछ नहीं कराओ। तो फिर उनसे नीचे तहसीलदार है, मैंने उनसे एफआईआर करवाई। मैंने कहा भाई एसडीएम साहब तो नहीं कराना चाह रहे, आप करा दो एफआईआर और इसके डिमोलिशन करते हैं। हमने पुलिस बुलाई, हमने उसकी जगह डिमोलिश कर दी। तो डिमोलिश करने के बाद अगले दिन मुझे सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया कि जी हमने तो यहाँ पे स्टे कर रखा था, आपने डिमोलिश कैसे कर दिया? तो अब एसडीएम साहब को कुछ पता नहीं, इन्होंने मुझे बताया नहीं कि वहाँ पे स्टे आया हुआ था। मुझे लगा कि इन्होंने एनक्रोच कर रखी है ज़मीन, उसने पता नहीं कब जाके सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले रखा था। तो मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने हड़बड़ी में जा करके डिमोलिश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट से मुझे नोटिस आ गई, वहाँ की पुलिस को नोटिस आ गई, सब लोग मेरे पीछे पड़ गए, बोले कि आप खुद फाइल पढ़ते नहीं हो ठीक से, आपके चक्कर में हम लोगों को भी जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट, सबकी पर्सनल अपीयरेंस लग गई। फिर हमारे सीएम, डिप्टी सीएम, चीफ सेक्रेटरी सब लोग नाराज़ हो गए कि तुमने क्या तमाशा खड़ा कर दिया। मैंने कहा आप लोगों को तो खुश होना चाहिए यार, मैं सरकारी ज़मीन को खाली करा के आपको दे रहा हूँ और आप लोग मेरे से ही नाराज़ हो रहे हो। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है ना, मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ एक्चुअली सही, जेन्युइन, बट जो तरीका है मेरा ना वो गलत है, वो सबको इनकन्वीनियंस में डाल रहा है। बहुत मुश्किल से फिर सुप्रीम कोर्ट में जा करके मैंने अपना पक्ष रखा और सारी चीज़ें करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मेरे डेमोलिशन को सही ठहराया और उसके बाद आज भी वहाँ पे एनक्रोचमेंट करने नहीं दिया। अब तो मुझे नहीं पता क्या है वहाँ पे, बट वो ज़मीन हमने ले करके फिर स्कूल के लिए दे दी। तो जो पूरे प्रोसेस में तरीका जो अपनाया गया ना, उस तरीके से बाकी लोग नाराज़ हो गए मेरे से कि आपको ठीक से काम करने नहीं आता है, जो कि सही बात है, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं इमोशनल होकर के कि एसडीएम आकर के मेरे सामने रो रहा है, मैंने सोचा इसका बदला मुझे लेना चाहिए कि ये बेचारा डर भी रहा है कि मैं एफआईआर नहीं कराना चाहता और मैं डर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मेरे कहने से बेचारा गया, उसने जा करके मेरे आदेश पे जा करके वहाँ पे देखा, इंस्पेक्शन किया, इसके साथ बदतमीजी हो गई। तो मैं एज अ सीनियर ऑफिसर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके ऑनर के लिए मैं फाइट करूँ। और मैं जब फाइट करने गया तो मेरा जो फाइट करने का तरीका था वो सही नहीं था। मैं इतनी जल्दी में फाइट करने चला गया, मुझे पता नहीं कि मेरे पास आर्सेनल्स हैं कि नहीं सारे। तो ऐसे बहुत बहुत सी सिचुएशंस आपको मिलेंगी जब आपको लगेगा कि आप काम तो सही कर रहे हो, बट जिस तरीके से कर रहे हो उसकी वजह से लोग गलत बता रहे हैं। अब अगर इसमें मैं इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता ना, तो शायद मैं भी फिर बाकी लोगों को गाली दे रहा होता कि यार देखो मैं सही करने जाता हूँ और दुनिया मुझे ही गलत बोलती है। कोर्ट भी ख़राब है, सीनियर ऑफिसर्स भी ख़राब हैं, जूनियर भी ख़राब है, उसके लिए लड़ रहा था मैं, उसने भी देखो मुझे धोखा दे दिया। बट चूंकि मैंने सारी चीज़ें सही पर्सपेक्टिव में सीखी, सही पर्सपेक्टिव में देखी, तो मुझे आज समझ आ गया कि यार जो मैंने किया वाकई मैंने गलत किया, इसका सही तरीका कुछ और होता है, वैसे करना चाहिए। तो जब आप क्रांतिकारी दुनिया से निकल के प्रैक्टिकलिटी में आते हो तो बहुत ढेर सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बहुत सी चीज़ों पे आपको लगता है कि यार
ये बाहर इतना अच्छा लगता था, अंदर कुछ भी नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर सरकारी प्रक्रियाओं में आप देखोगे ना, जनरली आपको रोड अगर बनानी है तो आपको टेंडर करना है। अब अगर कोई रोड टूट गई, अब उसको बनाने के लिए ये कहा जाता है कि भाई आप तुरंत बना दो, तो तुरंत आप कैसे बनाओगे? आपको फिर उसके लिए टेंडर करना पड़ेगा कि इस रोड को बनाएगा कौन। उस टेंडर प्रोसेस में अगर सिंगल टेंडर आ गया तो फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम सिंगल टेंडर खोल सकते हैं। अगर सिंगल बिड आ गई, अगर सिंगल बिड नहीं आती है, 3-4 बिड आती है, तो फिर आप उसको खोलोगे, फिर करोगे, फिर आप उसको अपॉइंट करोगे। ये करने की प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है। इस टाइम का रैशनल क्या है? रैशनल ये है कि 1 रुपये भी पब्लिक का गलती से किसी गलत तरीके से ना खर्च हो जाए, ये रैशनल है। अब उसके उस चेक पॉइंट को बनाने की वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट जो बाहर का परसेप्शन है, वो लोग कहते हैं कि यार सरकार धीरे चल रही है, सरकार काम नहीं कर रही, सरकार एपैथेटिक है, सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती। अगर इस चीज़ को कोई बाईपास कर दे, किसी ने अगर किसी को ऐसे ही टेंडर दे दिया कि आप एक काम करो, आप इसको रोड को बना लो, अब उस बंदे ने रोड बना ली, हो सकता है 5 साल 10 साल बाद कोई इंसान का आपने काम नहीं किया, वो आपसे नाराज़ हो गया, वो जाएगा और कहेगा कि 10 साल पहले इन्होंने एक बंदे को ऐसे ही टेंडर दे दिया था, 10 करोड़ रुपए का टेंडर ऐसे ही दे दिया रोड ठीक करने का, कोई टेंडर वेंडर नहीं किया, इसका मतलब इन्होंने ज़रूर उससे कुछ लिया होगा। तो अब आपके खिलाफ इंक्वायरी खुल जाएगी। तो आप ये सोचोगे कि यार मैंने तो जो काम किया वो तो गुड फेथ में किया, मैंने तो एक अच्छा किसी का भला करने के लिए किया, बट इसको मैं जस्टिफाई कैसे करूं? और आप किसी भी अपने सीनियर के पास जाओगे, किसी के भी पास जाओगे, सब लोग कहेंगे आपने क्यों किया ऐसा, तो आपको डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। सो इसलिए ऑफिसर सोचते हैं कि जब मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है और मुझे कोई डिफेंड नहीं कर सकता ऐसी चीज़ों पे, तो बेटर है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हम उसी के हिसाब से चलें। उससे ज़्यादा आगे चलेंगे तो मुझे ही परेशानी होगी। हेलो सर, मेरा नाम शिवानी है। आपने अपनी बातों में कई बार बॉलीवुड का जिक्र किया। एक इंटरव्यू में भी आपने बताया था कि आपने शाहरुख खान की फिल्म फेयर की एक स्पीच सुनी थी जो आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रही थी। तो जब एक सिविल सर्वेंट होता है ना, वो अगर एक बार में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है, वो तब भी मतलब वो काफ़ी बार डीमोटिवेट हो जाता है। वो मोटिवेट होने के लिए यूपीएससी के आसपास का कंटेंट देखते हैं, पर आपके लिए मोटिवेशन एंटरटेनमेंट जॉनर से था। तो वो स्पीच आपके लिए कैसे इंस्पायरिंग रही और एंटरटेनमेंट जॉनर आपके लिए कैसे एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा? जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने कई बार कहा मैं शाहरुख खान जी के इंटरव्यूज़ देखता था, और उन इंटरव्यूज़ में ना मुझे जो एनर्जी मिलती थी वो मिलती थी कि एक बंदा कितना ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है, उसकी विल पावर कितनी ज़बरदस्त है। और एक उनका फेवरेट स्टेटमेंट मुझे अभी भी लगता है, जब वो मुझे मिले पहली बार तो मैंने उनको बोला भी, और वो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो उन्होंने कहा कि इफ़ आई एम लॉक्ड अप इन अ रूम and if I have to break a wall and if there's nothing with which I can break the wall, will bang my head against it. No matter my head will bleed, but I will break the wall. So ये head strongness इतनी ज़बरदस्त है कि यार मेरा चाहे सर फट जाए लेकिन दीवार तो मैं सर से मार के तोड़ दूंगा। ये अपने आप में स्टेटमेंट कितना ज़बरदस्त है। वो स्टेटमेंट मेरे को इतनी एनर्जी देता है कि एक बंदा किस लेवल पे सोच सकता है। ये स्ट्रेंथ ऑफ थॉट दिखाता है कि इंसान की थॉट कितनी पावरफुल है, और ऊपर जाने के लिए आपको सिर्फ एक पावरफुल थॉट चाहिए। देखो हम जहाँ पे भी हैं आज 2023 में आज हम खड़े हैं, तो 2023 में से पहले जितने भी लोग पैदा हुए उन सब लोगों ने जो भी सोचा होगा, जो भी समझा होगा सोसाइटी के बारे में, हम वो सारी चीज़ें हमें लेगेसी में मिली हैं। सो सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमें लेगेसी में मिले हैं। आज आईएएस एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, सरकार एक इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है, ये सारे हमें लेगेसी में मिले हैं। तो कुछ लोगों ने इसको जिस तरीके से चलाया, जैसे समझा, वो हमें मिला है। बट इसी में ऐसे कुछ लोग आते हैं जो एक नई चीज़ कायम कर देते हैं, एक नया रास्ता दिखा देते हैं, जिनको डिसरप्टर्स कहते हैं। तो डिसरप्टर बनने के लिए क्या चाहिए? डिसरप्टर बनने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ थॉट चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, भले ही मेरे साथ आज कोई भी नहीं खड़ा है,
लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ यही सही है और यही काम करेगा, यही वर्क करेगा आगे। हो सकता है वो वर्क ना करे एक बार, हो सकता है वो वर्क ना करे दूसरी बार, हो सकता है 100 बार वर्क ना करे, बट इवेंचुअली वो वर्क करेगा। तो वो स्ट्रेंथ ऑफ थॉट पे ही डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ थॉट नहीं रहेगी, अगर थॉट पावरफुल नहीं रहेगी, अगर उसमें इतना दम नहीं रहेगा, आपकी विल पावर नहीं रहेगी, तो आप कैसे ही किसी चीज़ को अचीव कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, आप चाहे मूवी में जाना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर अपने अंदर जगाना है तो अपनी विल पावर जगानी है, अपने थॉट को और स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कन्विक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना है, सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। हाय सर, दिस साइड शुभम राय। मेरा क्वेश्चन यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके है। सो लेट्स से वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ओके, सो हाउ कैन वी जस्ट कन्विंस आवरसेल्व्स दैट द प्रिपरेशन व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ इज इनफ एंड दैट विल गेट द सक्सेस आउट ऑफ इट। एंड सेकेंडली सर कि ड्यूरिंग, बिकॉज दिस इज अ होल लॉन्ग जर्नी, राइट, इट्स नॉट लाइक कि स्कूल एग्जाम है और 6 महीने में हो जाएगा, साल भर में पढ़ के। So during the whole preparation of this whole journey, how can we keep ourselves motivated without listening to others? Because there are factors which are coming and bombarding our heads. So that's the question is. आप कभी डेट पे गए हो आप? मतलब half girlfriend वाली date. हाफ गर्लफ्रेंड? नहीं तो हाफ गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए या नहीं गए? गया अच्छा गए थे। हाफ डेट? तो जब आप डेट पे जाने के लिए रेडी हो रहे होगे, रेडी होके गए होगे ना, अच्छे से तैयार होकर के, हाँ, तो आप कैसे कन्विंस थे कि मैं अपना बेस्ट दिख रहा हूँ? था कन्विंस था मैं, बिकॉज और लोग कह रहे थे, दोस्त कह रहे थे हाँ बस बढ़िया है। एग्जैक्टली। अब अगर आप इमेजिन करो कि आपके दोस्त नहीं होते, आपके पास फोन भी नहीं होता, आप अपने आप की फोटोग्राफ भी खींच किसी को नहीं भेज सकते थे, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ आप ही हो, आपको रेडी होकर के जाना है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। अब आप अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे कि यार मैं बेस्ट लग रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं लग सकता मैं? कैसे करोगे? सर लाइक मैं खुद को देखूंगा और खुद को ये कन्विंस करने की कोशिश करूंगा दैट यस आई एम द बेस्ट, बिकॉज जो भी मैंने पहना है या जैसा मैं दिख रहा हूँ मैं इससे अच्छा नहीं दिख सकता। हाँ, तो आप अपना वार्डरोब खोलोगे, देखोगे भाई इससे अच्छा कपड़ा नहीं है, ठीक है। आप अपने बाल आपने बनाए, आपने कहा इससे अच्छा मैंने जिंदगी में बाल नहीं बनाया आज तक कभी, ठीक। आप अपना पेट वेट अंदर खींचोगे, ऐसे खड़े रहोगे, भाई इससे अच्छा मैं दिखा नहीं हूँ कभी। तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, किसी को मैं भेज नहीं सकता, तो अब भाई यही पे जो कुछ दिख रहा है यही बेस्ट है। करेक्ट। इससे बेहतर क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जिस दिन आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी ना, आपको लगेगा कि आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली जिससे ज़्यादा आप पढ़ाई कर नहीं सकते थे, इतनी मेहनत आपने कर ली जितनी ज़्यादा मेहनत आप कर नहीं सकते थे, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही कन्विंस हो जाओगे। हमेशा रेस में भागने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप पीछे मुड़ करके देखते रहो कि आपसे पीछे वाला आगे भागा या नहीं भागा, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आपने अपनी आंखें बंद करी और आपने पीछे देखना ही नहीं है, आपने कहा मेरे को तो सिर्फ सीधे देखना और जितनी तेज में भाग सकता हूँ उतना भाग जाओ। यूपीएससी ऐसी रेस है जहाँ पे आपके पीछे कौन भाग रहा है आपको दिखाई भी नहीं देता, या आपके साथ कौन भाग रहा है आपको दिखता भी नहीं है, आपको कौन आपसे आगे है कौन आपसे पीछे कुछ नहीं दिखता। तो जब आप एक किसी ऐसी रेस में भाग रहे हो जहाँ पे बाकी बंदे अलग अलग ट्रैक पे भाग रहे हो, अलग अलग जगहों पे भाग रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन आपसे आगे है कौन आपसे पीछे है? ऐसे कंपटीशन में जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप अपनी आंख बंद करो, इधर उधर कहीं मत देखो, आपके अंदर जितनी ताकत है आप उतनी लगा दो। हाय अभिषेक सर, मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी है, तो मैंने ऐसा सुना है काफ़ी वीडियोस में कि पहले बचपन से ही आप फेमस होना चाहते थे और आपका पहले मन था कि आप गैंगस्टर बनो, पर आप गैंगस्टर नहीं बने, पर आप आईएएस ऑफिसर बन गए। और जब आप आईएएस ऑफिसर बने तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आप एक्टर भी बन गए। तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर इतना मोटिवेशन आप कैसे लाते हो, किस हिसाब से आप सोचते हो चीज़ों को? गैंगस्टर बनने का नहीं, गैंगस्टर तो मैं तब बनना चाहता था जब मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, तो मैंने कहा जिसके लिए भागी उसको ठोक देते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे कि कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ एक मिली है,
मुझे तो एक ही मिली है और दोबारा तो नहीं आऊँगा मैं यहाँ पे जीने के लिए। तो इस दुनिया में जितने भी फ्लेवर्स हैं ना लाइफ के, वो सारे टेस्ट करके जाने चाहिए। एक रूमी का कोट है कि एवरी मॉर्टल विल टेस्ट डेथ, एवरी मॉर्टल विल टेस्ट डेथ, देयर आर वेरी फ्यू हु विल टेस्ट लाइफ। तो जिंदगी के फ्लेवर्स बहुत कम ही लोग हैं जो टेस्ट करके जा पाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको एक ही फ्लेवर पसंद है, वो शायद पूरी जिंदगी एक ही फ्लेवर टेस्ट करना चाहें, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो भी अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, सारे प्रोफेशंस ट्राई करने चाहिए, और इंसान को ना एक प्रोफेशन से नहीं डिफाइन करना चाहिए कि आप क्या करते हैं, जी मैं डॉक्टर हूँ, आप क्या करते हैं, जी मैं इंजीनियर हूँ, आप क्या करते हैं, जी मैं राइटर हूँ। तो क्या आप राइटर और इंजीनियर नहीं बन सकते? क्या आप डॉक्टर और इंजीनियर एक साथ नहीं बन सकते? क्या आप साइंटिस्ट और एक्टर एक साथ नहीं बन सकते? तो आप कर सकते हो, बट अभी तक किसी ने किया नहीं है। अभी तक आपने ऐसा नहीं देखा कि कोई बंदा एक्टिंग भी कर रहा है और वहाँ पे जा करके रॉकेट भी लॉन्च कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, आप फैदम नहीं कर सकते। जब कुछ सालों पहले तक जब विराट कोहली ने अपने बॉडी पे टैटू बनवाए, अपनी बॉडी बनानी शुरू करी, तो कई लोग बोलने लगे कि भाई इनका ध्यान क्रिकेट पे नहीं है, ये तो सिर्फ फैशन करते हैं। अब आज आपको ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं दिखेगा जो फिट ना हो, जिसने टैटू ना बनवा रखा हो, जिसने कुछ ना कुछ एक यूनिक उसका एक स्टाइल होगा। बट पहले के क्रिकेटर्स को आप देखो, पहले के क्रिकेटर्स वैसे नहीं थे। सो धीरे धीरे ट्रेंड बदलता जाता है, धीरे धीरे सिविलाइजेशन जैसे प्रोग्रेस करती है, वैसे नई नई चीज़ों की एक्सेप्टेंस आती जाती है, जो एक्सेप्टेंस शायद आज नहीं है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है अभी मल्टीपल प्रोफेशंस का दौर है, मल्टीपल प्रोफेशंस की अपॉर्चुनिटी है सबसे बड़ी। आप कई चीज़ें एक साथ कर सकते हो। बहुत ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, भारत सरकार बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आपको कोई हॉबी हो, कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो वो लोग भी अपना मल्टीपल चीज़ें अपनी हॉबी परसू कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो आप देखोगे इंस्टाग्राम पे, कोई डेंटिस्ट है, वो कभी मिमिक्री भी कर रहा है, कभी वो एक्टिंग भी कर रहा है, बट अपना भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो दूसरे में अच्छे नहीं हो, बट हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमें वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करने देती। जैसा कि आपने बताया, विराट कोहली का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, लाइक 80 सेंचुरी है उनके नाम पे एंड बॉडी पे टैटूज वगैरह भी है। तो सो बेसिकली एज अ IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह कल के डेट में यही एग्जांपल सेट करना चाहता है कि एक IAS अधिकारी भी बॉलीवुड्स में जा सकता है, उनके बहुत सारे हॉबीज है, उसको फॉलो कर सकता है। क्या है ना, मैं तो अपनी सिर्फ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, एग्जाम्पल अपने आप सेट हो जाएगा। इस लाइफ में ना किसी भी चीज़ की लिमिट नहीं है। The only limit that you have is your own mind. So अपने माइंड को आप लिमिटलेस करो, अपनी लिमिटलेस ज़िंदगी जियो। लिमिटलेस ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी होती है, क्योंकि वो आपकी अपनी ज़िंदगी होती है, किसी भी बंधन से परे होती है, किसी भी बंधन से मुक्त होती है। लिमिटलेस ज़िंदगी जियो, अच्छी ज़िंदगी जियो, खुश रहो और सबको खुश रखो। थैंक यू। इंडिया के लाखों बच्चे UPSC का एग्ज़ाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल है।